नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टैटिस्टिक का जो ये बेंच चल रहा है वो उसका लेक्चर नंबर 14वां है। कल हमने 13वें लेक्चर के अंतर्गत हमने परिमाप जो अपकिरण के जो निमाप थे उनको हमने एंडिंग किया था। और जो आज का जो ये लेक्चर है वो है आपके पास आघूर्णों के बारे में। आघूर्णों का जो ये टॉपिक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली तो वहाँ फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ा जाता है, परंतु आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा जब फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है तो हमारे यहाँ पर क्यों पढ़ा जाता है। हम क्या करते हैं कि नागुणों का जो उपयोग होता है वो श्रेणियों का जब झुकाव जब ग्राफ पढ़ेंगे तब वो श्रेणी का किस वैल्यू की ओर ज्यादा ज्यादा झुकाव होता है उस झुकाव को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। श्रेणी होने की वजह से हम स्टेटिस्टिक के अंदर पढ़ा जाता है इसको। चलिए मैं एक और एग्जांपल के द्वारा भी बता देता हूँ कि जैसे आपके पास मतलब कभी आपने मेले में गए हो, मेले में क्यों पार्क के अंदर जाते हो तो आपके पास मतलब एक ऐसा ऐसा झूला झूला आपको दिखाई दिखाई दिया होगा जिसका मतलब एक साइड और इस साइड मतलब आपके पास मतलब बीच के अंदर आपके पास स्टैंड लगा हुआ होता है। एक कोई भी एक बालक होता है जो आपके पास मतलब इस तरफ बैठ जाता है और एक बालक होता है जो इससे मिड मिड पॉइंट के बीच में यहाँ पर बैठता है, सपोज कीजिए। तो आपके पास बताइए कि झूला किधर झुकेगा, तो झूला हमें मालूम है कि झूला किस तरफ झुकेगा, झूला इस बालक की ओर झुकेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि इसके अंदर जो बल है वो इसके जो दूरी के गुणनफल में हो जाता है। मतलब उतने गुना मतलब जितने जितनी ये डिस्टेंस के ऊपर बैठा है उतना ही गुना इसका बल लग जाता है, भले ही इसका वेट 10 10 kg हो और इसका चाहे वेट 30 kg क्यों ना ले लो, परंतु यदि ये मतलब इससे 4 गुना डिस्टेंस बैठा है तो इसका जो वेट हो जाएगा वो आपके पास मतलब 14 हो जाएगा। जो कैलकुलेट वेट वेट करेंगे जब आघूर्ण लगेगा तो इसका 14 14 kg बराबर लगेगा, इसलिए इसकी झूला इस तरफ झुकता है। तो ये आघूर्ण वाला मतलब फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट हमने झूले के अंदर पढ़ा था, तो परंतु यहाँ पर हमारे पास जो श्रेणियां होती है श्रेणियों को हम देखेंगे कि मतलब ये कौन सी मतलब समांतर माध्य से मतलब किस तरफ झुकी हुई है, समांतर माध्य से कितना इसके अंदर झुकाव है। ये चीजें हम पढ़ने के लिए हमें मतलब आघूर्ण पढ़ना जरूरी है। तो चलिए मैं इस जो पीडीएफ के जो नोट्स हैं इनको आपके लिए आपके सामने रख देता हूँ। परिघात या आघूर्ण क्या होता है कि श्रेणी का झुकाव ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब आघूर्ण फिजिक्स का टॉपिक है, यहाँ पर क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम श्रेणियों का झुकाव पढ़ेंगे। तो आपको अगले अगले वीडियो के अंदर जब स्क्यूनेस पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है। ये आपको अगले वीडियो के अंदर पता चलेगा। वैसे अवगुण हम यहाँ पर जो अवगुण पढ़ेंगे वो 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक आपके पास मतलब समांतर माध्य के रेस्पेक्ट के अंदर जो अवगुण होता है वो पढ़ेंगे। दूसरा हम मूल बिंदु के सापेक्ष जो अवगुण होता है वो पढ़ेंगे और तीसरा होता है वो कल्पित माध्य के सापेक्ष जो अवगुण होता है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर समांतर माध्य के सापेक्ष जो हम अवगुण पढ़ेंगे उसको हम केंद्रीय परिघात भी बोला जाता है। हिंदी में अवगुणों को परिघात बोला जाता है। मोमेंटम जो भी मोमेंट होता है उसको अवगुण या परिघात भी बोला जाता है। तो जो समांतर माध्य के रेस्पेक्ट में जो आघूर्ण लिया जाता है उन आघूर्णों को केंद्रीय परिघात बोला जाता है। और केंद्रीय परिघातों को जो डिनोटेड किया जाता है वो डिनोटेड किया जाता है म्यू आर। जो ये सिंबल दिख रहा है इसको पढ़ा जाता है म्यू। तो म्यू आर इसको डिनोटेड किया जाता है, इसको पढ़ा ऐसा जाता है आर वहाँ केंद्रीय आघूर्ण। और जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/n समीशन x माइनस का x बार की पावर आर। अब आपके पास ये फॉर्मूला दे रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आपके पास मतलब डाटा दे दिया जाता है। और उन डाटाओं को आपके पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समांतर माध्य उन डाटाओं को समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। फिर उन एन क्या है, डाटाओं की संख्या है, कितने भी डाटा है वहां पर इन डाटा आ जाएंगे। और एक्स क्या है, इनका जो विचलन हमने पहले भी तो पीछे माध्य माध्य विचलन पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकाला जाता है। तो वैसे ही मतलब इसके अंदर निकालना है और ऊपर पावर करके इनका योग करके फिर जितने भी डिजिट जितने भी आपके पास समंक होते हैं उन समंकों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये आर व केंद्रीय केंद्रीय आघूर्ण इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मेरे को मतलब म्यू जीरो ज्ञात करना था, म्यू जीरो ज्ञात करना है तो मतलब यहाँ पर जीरो, जब आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखी है तो मतलब जीरो ज्ञात करना है तो मतलब जीरो और किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है एक, और समीशन एक की वैल्यू कितनी होती है, एन होती है। तो एन से एन चला गया तो एक हो गई, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होगी, एक हो गई। इसी प्रकार से यदि मैं म्यू वन निकालना है तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिख लूंगा, वन लिख लूंगा। तो 1/n समीशन एक्स माइनस एक्स। अब किसी श्रेणी के अंदर ओनली फॉर एक ही डाटा दे रखा है तो उसका समांतर माध्य क्या होगा, वो खुद संख्या होगी। और समांतर माध्य और यहाँ पर दोनों इक्वल 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 हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या जीरो हो जाता है। और जीरो के अंदर किसी संख्या अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। फिर आता है कि म्यू टू निकालना है तो म्यू टू इस प्रकार से निकाला जाता है कि टू यहाँ पर जब आर की वैल्यू टू टू रख दूंगा तो जैसे ही मैं टू रखूंगा तो आपके पास आपने प्रसरण का फॉर्मूला है। परमाप विचलन के अंदर जब महत्वपूर्ण बातों के अंदर मैंने बताया था कि प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे निकाला जाता है बिल्कुल भी, सिग्मा स्क्वायर होता है।
अब यहाँ पर आपको ये रखना है कि परिघात, जो केंद्रीय परिघात का जो म्यू टू होता है वो प्रसरण के इक्वल होता है या सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। एक बात यहाँ से आपको याद रखनी पड़ेगी। म्यू थ्री निकाल लो, म्यू फोर निकाल लो, आप म्यू टेन भी निकाल सकते हो, क्योंकि आर की वैल्यू 10 लिखी तो म्यू टेन निकल जाएगा। यहाँ से मोटा मोटी पर आपको यही ध्यान रखना है कि म्यू आर होता है, आर को केंद्रीय आघूर्ण पढ़ा जाता है और इसका फॉर्मूला ये होता है, आर की वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास वैल्यू निकलती जाएगी। फिर आता है कि मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में जब एक्स बार, जब यहाँ पर आपकी बार एक्स बार जो जीरो, जब एक्स बार मतलब अगली बार समांतर माध्य के रेस्पेक्ट निकलता है, अब की बार हमारे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, जीरो के रेस्पेक्ट में निकालना है। जैसे ही मैं एक्स बार की जगह जीरो रखूंगा तो मतलब सारे के सारे मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे हो जाएगा, 1/n समीशन एक्स की पावर आर हो जाता है, और इसको डिनोटेड किया जाता है म्यू आर डेस। और मूल बिंदु के जो रेस्पेक्ट में जो परिघात निकाला जाता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, म्यू आर डेश के द्वारा। और इसको एप्रिस्कृत भी बोला जाता है या फिर कच्चा आघूर्ण बोला जाता है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कच्चा आघूर्ण कैसे होगा या फिर एप्रिस्कृत आघूर्ण, या फिर ऐसे निकाल सकता है एप्रिस्कृत आघूर्ण निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है और फॉर्मूले का तरफ आप देखे जाओगे। जैसे इसके अंदर, उसके अंदर हमारे को याद रखना है कि भाई म्यू टू होता है वो सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है, और इसके अंदर जो म्यू वन डेश होता है वो किसके इक्वल होता है, वो माध्य के इक्वल होता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब आगुणों का मान दे दिया जाएगा और फिर निकाला जाएगा, बताइए कि आपके पास माध्य क्या होगा, बताइए आपके पास सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, इस प्रकार से। अब कल्पित माध्य के अंदर आपको मालूम है कि आपको श्रेणी दे दी जाएगी, और श्रेणियों के आधार पर आपके पास मतलब कल्पित माध्य एक चूज करना पड़ेगा, कोई भी कल्पित माध्य होगा रेस्पेक्ट में, किसी की भी रेस्पेक्ट में कल्पित माध्य के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्स बार की जगह की बार मैं ए लिख लूंगा, ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला एक ही, उसके अंदर एक बार एक्स बार की जगह जीरो रखा और एक बार एक्स बार की जगह ए लिखा। जब ए लिखा तो वो कल्पित माध्य के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और जब जीरो रखा तो मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और जब एक्स बार रखा तो उसको केंद्रीय परिघात बोला जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या सर, मतलब ये फॉर्मूला आपको जब भी आप खुद अपने नोट्स बनाओगे तब आपको इनको याद रखना पड़ेगा। मैं मतलब यहाँ पर बोल के भी मैं क्या बोलूंगा बताओ आपको, म्यू टू कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर मैं आर की जगह टू लिख दिया। म्यू थ्री कैसे लिखा जाता है, आर की जगह मैंने थ्री लिख लिया। म्यू फोर कैसे लिखा, आर की जगह मैंने फोर लिख लिया, बस। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या सर इनके बीच में जो रिलेशन भी हो सकते हैं, क्या आपके पास मतलब समांतर माध्य जो केंद्रीय केंद्रीय आघूर्ण निकाला जाता है और मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में जो केंद्रीय आघूर्ण निकाला जाता है, और जो कल्पित माध्य के रेस्पेक्ट में जो केंद्रीय आघूर्ण निकाला जाता है, क्या इनके बीच में रिलेशन है, तो क्वेश्चन आता है यस, इनके बीच में रिलेशन होता है। और जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि केंद्रीय आघूर्ण व अपरिष्कृत आघूर्ण मतलब कच्चे आघूर्णों में संबंध क्या होता है। तो ये संबंध ये होता है कि म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता है 1 होती है, म्यू वन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। परंतु आपको म्यू टू आपके पास मतलब अपरिष्कृत अगुण आपको दे रखा होगा, अपरिष्कृत अगुण दे रखा होगा आपके पास, मतलब समांतर माध्य भी यदि किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछने जाए, ऐसे दे दिया जाए कि इसका समांतर माध्य इतना है, तो समांतर माध्य देने का मतलब है कि वो म्यू वन डेश दे चुका है। म्यू वन डेश दे चुका है तो हमारे को म्यू वन डेश से म्यू टू डेश भी आप निकाल सकते हो, और म्यू टू डेश से निकालने के बाद आपके पास मतलब म्यू टू निकाल सकते हैं, केंद्रीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको एक बार के लिए देखना पड़ेगा, मैं एक बार के लिए इन फॉर्मूलों को आपके पास बोल देता हूँ। जैसे म्यू टू होता है इक्वल टू म्यू टू डेस माइनस का म्यू वन डेस का होल स्क्वायर होता है। म्यू थ्री होता है जो म्यू थ्री का डेस माइनस का थ्री म्यू टू डेस म्यू वन डेस होता है प्लस का टू म्यू वन डेस का क्यूब होता है। म्यू फोर होता है वो म्यू फोर डेस माइनस का फोर म्यू थ्री डेस म्यू वन डेस होता है प्लस का सिक्स म्यू टू डेस पोस्ट का म्यू वन डेस का होल स्क्वायर होता है माइनस का थ्री म्यू वन डेस का पावर फोर होती है। यहाँ तक आप आराम से देख सकते हो। फिर आता है कि मतलब यहीं पर यदि आपके पास यदि पूछा जाए कि मतलब कल्पित माध्य के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो जब यहाँ पर आपके पास म्यू वन डेस डेस होता है वहां पर ए लिख लूंगा, वहां पर सारी की सारी वैल्यू कौन सी लिख लूंगा, वो कल्पित कल्पित बिंदु वाली वैल्यू वैल्यू लिख लूंगा। ये वैल्यू जब आपके पास मतलब ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू में, तो ये वैल्यू होती है ये म्यू वन डेज की जगह मैं लिख लूंगा म्यू वन डेज म्यू टू डेज की जगह। यहाँ पर यदि उन वैल्यू को रख लिया जाता है तो मतलब वो केंद्रीय आघूर्ण तथा कल्पित माध्य के आघूर्णों के बीच में रिलेशन आ जाता है। यही मैंने नोट्स के अंदर लिखा है। नोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा है कि कल्पित बिंदु पर आधारित आघूर्णों के द्वारा केंद्रीय आघूर्णों पर प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल भी किए जा सकते हैं। इनमें अपरिष्कृत आघूर्णों के सूत्र भी काम में लिए जाएंगे, अपरिष्कृत आघूर्णों के सूत्र काम में ले लेंगे, बस सेम टू सेम मतलब जो म्यू टू डेस है वहां पर म्यू टू डेस ए लिख लेंगे, म्यू वन डेस वहां पर म्यू वन ए लिख लेंगे। मतलब इन्हीं फॉर्मूलों को मैंने दोबारा नहीं लिखा, बस वहां पर आपके पास यूज ले लेंगे। फिर आता है कि केंद्रीय आघूर्णों से अपरिष्कृत आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मतलब इसी का उल्टा है बस। जहां पर भी आपके पास मतलब माइनस दिख रहा है वहां पर आपके पास पॉजिटिव लेना है, और जब म्यू वन डेज का आपके पास दे ही रखा होगा, परंतु म्यू टू डेज आपके पास निकालने के लिए म्यू टू आपको दे रखा होगा और म्यू वन आपके पास पहले से दे रखा है, माध्य आपको दे रखा होगा। म्यू वन डेज का मतलब क्या होता है, माध्य होता है, माध्य तो होता है वो हमने पढ़ चुका है।
म्यू 3 डैश आपको आराम से निकालोगे, म्यू 4 आप कैसे निकालोगे वो भी आपको निकालना पड़ेगा। म्यू 1 यहाँ पर डैश है, यहाँ पर मैं डैश लगाना भूल गया। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, इस रिलेशन को भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। इन फॉर्मूलों को मैं बार बार बोल के मैं क्या करूंगा बताओ, आपको याद रखना पड़ेगा बस। चलो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, अभी मैं इन फॉर्मूलों को बोल दूंगा, बोलने से तो कुछ होगा नहीं, आपको नोट्स लिखने हैं और नोट्सों को आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आता है अपरिष्कृत आगुण में कल्पित बिंदु आधारित आगुणों में संबंध क्या होता है। कच्चा आगुण और कल्पित आगुणों में संबंध क्या होता है, ये संबंध आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। हमने केंद्रीय आगुण और अपरिष्कृत आगुणों के बीच में रिलेशन पढ़ लिया था, केंद्रीय आगुण व कल्पित आगुणों के मध्य आपने रिलेशन पढ़ लिया था। अब आता है अपरिष्कृत आगुण वे कल्पित बिंदु आधारित आगुणों के मध्य संबंध पढ़ लेते हैं। तो म्यू 1 इक्वल टू ए प्लस का म्यू 1, तो ये आपके पास फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि म्यू 1 कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। जब यदि हमारे को म्यू 1 ए कल्पित माध्य से हमारे को दे रखा होगा, तब एक क्वेश्चन लिया हूँ बड़ा इस जब आप ऊपर वाले फॉर्मूले पढ़ोगे उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन लिया है। किसी कल्पित बिंदु ए, किसी कल्पित बिंदु, कोई भी एक कल्पित बिंदु दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 6, एक की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, पर आधारित प्रथम आगुण -3 है, के आधारित प्रथम आगुण क्या -3 है, तो प्रथम आगुण म्यू 1 की पावर ए कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। इसी प्रकार से द्वितीय आगुण 11.5 दे रखा है, कौन सा, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड द्वितीय आगुण दे रखा है। तो इसको कैसे डिनोटेड किया जाता है, म्यू 2 ए इक्वल टू 11.5 हमारे को वैल्यू दे रखी है। जब हमारे को म्यू 1 ए दे रखा है, म्यू 2 ए दे रखा है, तो हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, म्यू 1 ए डैश ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या है, ये समांतर माध्य को डिनोटेड करता है। तो इससे कैसे कैसे निकालेंगे वो हमारे को ऊपर ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले से हम म्यू 1 ए डैश निकाल सकते हैं। तो यही तो पूछा कि समांतर माध्य क्या होता है, तो समांतर माध्य हमारे को पता है म्यू 1 डैश होता है, इसको वैल्यू क्या होगी, ए प्लस का म्यू 1 की पावर ए होती है। तो ए कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, म्यू 1 ए कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, तो इक्वल टू +3 आ जाता है। तो समांतर माध्य कितना होगा, 3 आ जाएगा। फिर आपके पास निकाला जाता है कि प्रसरण क्या होता है। प्रसरण क्या है कि म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 डैश ए माइनस का म्यू 1 ए का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको इस नोट्स के अंदर बताया था ना कि भाई म्यू 2 और केंद्रीय आगुण के बीच में रिलेशन किस प्रकार निकाला जाता है। तो वहां पर देखो आपने, मैंने सिर्फ जो डैश वाली वैल्यू है उसको ऊपर मैंने ए लिखा है, बाकी सेम टू सेम वही फॉर्मूले यूज लिए हैं मैंने, देखो ये वाला, और इस नोट्स का मैंने प्रयोग किया है। ये जो नोट्स लिखा है उसी का नोट्स का प्रयोग किया है इस फॉर्मूले के, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये नोट्स भी आपको समझा दिया कि म्यू 2 जब कल्पित माध्य से निकाला जाएंगे तो कैसे निकाला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास यूज लिया जाएगा। वहां पर म्यू 1 डैश की जगह यहाँ पर सिर्फ म्यू 2 ए लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 11.5 आपके पास वैल्यू दे रखी है, म्यू 1 ए की वैल्यू आपने निकाली थी -3, तो इसका स्क्वायर लिखूंगा, इसको सोल्यूशन करूंगा तो मेरे पास 2.5 का आंसर आ जाएगा। फिर आता है कि सममित श्रेणी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सममित श्रेणी होती क्या है। सममित श्रेणी वो होती है जैसे आपके पास वैल्यू ऐसे ऐसे दे रखा है, -3, -2, -1 और 0, 1 2 3, ये आपके पास वैल्यू बिल्कुल आपके पास समान अंतराल के ऊपर दे रखा है, तो उसको कहा जाता है सममित श्रेणी। तो सममित श्रेणी के अंदर केंद्रीय आघूर्णों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो केंद्रीय आघूर्ण हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सममित श्रेणी होती है उसके अंदर का, तो केंद्रीय आघूर्णों के अंदर जो विषम विषम आघूर्ण होते हैं, विषम आघूर्ण मतलब म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5, म्यू 7, इनकी वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास सी। विषमित है ना, म्यू 2 r+1, ये क्या होता है, विषम होता है। इससे आपकी आर की वैल्यू 0 लिखोगे क्या क्या प्राप्त होगा, म्यू 1 प्राप्त होगा। जब आर की वैल्यू आपके पास 1 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, म्यू 3 प्राप्त होगा। और जब आर की वैल्यू आप 5, जब 6 लिखोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, म्यू 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये विषम है, और विषम के अंदर ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यू ये नोट 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 लगा के भी लिख लेना कि सममित श्रेणी में केंद्रीय आघूर्ण जो विषम आघूर्ण होते हैं उनके मध्य वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और मैंने यहाँ पर इसको क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है। फिर आता है आपके पास केंद्रीय आघूर्णों के अंतर्गत सतत श्रेणी सममित श्रेणी के अंदर जो केंद्रीय आघूर्ण होते हैं उनके मध्य जब सम सम आघूर्ण होते हैं, विषम आघूर्ण के अंदर आपके पास कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जब सम आघूर्ण होते हैं जैसे म्यू 2, म्यू 4, म्यू 6, तो उनको जो रिलेस उनको संशोधन की आवश्यकता होती है। उन संशोधन के लिए आपके पास कौन सा उपयोग किया जाता है, वहां पर लिया जाता है शेपर्ड का संशोधन। तो यहाँ पर मैंने नोट्स लिखा है कि सतत श्रेणी के परिघातों की गणना करने के लिए x का मूल्य लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कारण समक्रम वाले परिघातों में समविभजन ग्रुपिंग एरर उत्पन्न हो जाती है।
इसको दूर करने के लिए आपको शेपर्ड संशोधन सूत्र काम में लिया जाता है, और शेपर्ड संशोधन नियम मैंने बता दिया है कि विषम वालों के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, म्यू 1 के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है, म्यू 3 के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या तृतीय केंद्रीय आघूर्ण के अंदर शेपर्ड संशोधन काम में लिया जा सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, बल्कि समक्रम के अंदर जो शेपर्ड संशोधन काम में लिया जाता है, और शेपर्ड संशोधन से जो संशोधन होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू 2 जो हमें प्राप्त होगा उसके अंदर ए संशोधन होगा, बिल्कुल भी ए संशोधित जो हम म्यू 2 निकालेंगे उसकी वैल्यू माइनस का I2 जो अंतराल दे रहा होगा, शतत श्रेणी के अंदर आपको अंतराल दे रखा होगा। आपको ये चीजें मैंने श्रेणियों अंदर बता दिया कि शतत श्रेणी क्या होती है, उसके अंदर आपको अंतराल दे रखा होगा, उस अंतराल का स्क्वायर अपॉन 12 कर दूंगा। जब म्यू 4 निकालना है, संशोधित निकालना है, तो म्यू 4 आपको ए संशोधित आपको निकाल लोगे, माइनस का आई स्क्वायर मतलब ये अंतराल है, म्यू 2 ए संशोधित है जो आपने निकाला है, और 7/, यहाँ पर आपके पास मतलब 20 होना चाहिए, 7/20 I4 होता है। यह बात आप आराम से निकाल लोगे, ये थोड़ा पीडीएफ में कट गया है, परंतु यहाँ पर इसका क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा कि आपको मतलब न्यूमेरिकल आपको ऐसा करना है, नहीं। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कि आपके पास शतत श्रेणी के अंतर्गत यदि समक्रम के समूह में संशोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो आपके पास आता है शेपर्ड सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या शेपर्ड संशोधन म्यू 1 के लिए लगाया जा सकता है? तो आपके पास कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो आज वाले लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार के लिए वापस रिपीट कर देता हूँ। केंद्रीय आघूर्ण और अपृष्ठ आघूर्णों के अंदर जो रिलेशन होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये रिलेशन, और एक ये रिलेशन बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास केंद्रीय आघूर्ण क्या होता है, इतने पता हो जाना चाहिए। मूल बिंदु के रेखाखंड में जो केंद्रीय आघूर्ण है वो क्या होता है, और केंद्रीय आघूर्ण के अंतर्गत ये आपके पास म्यू 2 आपके पास पता हो जाना चाहिए। इसके बाद आपके पास पता हो या नहीं हो, पर इस लेक्चर के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये मेरे तरफ से मैंने आपको बेस्ट दिया है, इतना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बताया था, और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखिए, जब ये क्या है कि मैंने इसके अंदर क्वेश्चन नहीं लिया, क्वेश्चन लेता तब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। क्या है कि मैं आपको अब मेरे को पता नहीं है ना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे सामने सिर्फ एक लैपटॉप है और एक स्क्रीन है। स्क्रीन के अंदर जब मैं फॉर्मूले मतलब बार बार मतलब मैं एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करता रहता हूँ, इससे क्या होता है कि मतलब आप भी मतलब बोरिंग हो जाओगे जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम लिए, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल का पार्ट ही पहले रखा है। न्यूमेरिकल तब मजा आता है जब सामने बहुत सारे स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट होने के बाद मेरे को मजा आता है कि हाँ न्यूमेरिकल कहाँ है पर बच्चों को समझ में नहीं आया, तब समझ आने को मजा आता है। अब मैं न्यूमेरिकल लूंगा और मेरे को समझ में आई, अब मैं बार बार मतलब वही वो बात बोलूंगा तो मतलब अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं वहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं लिया हूँ। धन्यवाद, आपने जिंदा अकेडमी सर्च की और जिंदा अकेडमी पे यकीन रख रहे हो। देखते रहिए, हेल्पफुल होगा, यकीन मानिए। स्टेटिस्टिक है, आप अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम के अंदर। लिए धन्यवाद तब तक के लिए।